तो बच्चों हम जो है रिवीजन कर रहे हैं छमाही परीक्षाओं के लिए। तो ये जो सवाल हैं गुणनखंड ज्ञात करो, पिछले साल के पेपर में आपके पूछे गए हैं। 1-2 नंबर का सवाल है और 1-1 नंबर का सवाल है। ठीक है, 3 नंबर का है गुणनखंड। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, जैसे पहला वाला ए वाला भाग है 25a वर्ग ऋण 9b वर्ग। तो यहां पर देखिए ये 2 पद हैं, इसमें कितने पद हैं? 2 पद है। और ये वर्ग में देख लो है। और आप देखिए ये जो आगे से संख्याएं लिखी है ना बच्चों, ये भी किसी न किसी के वर्ग हैं। 25 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो ये चीज दिमाग में रख लेना सबसे पहले, क्योंकि अब हम जो है एक सर्व समीकरण का इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसके गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, सर्व समीकरण क्या है बच्चों? x वर्ग ऋण y वर्ग, या a वर्ग ऋण b वर्ग वाली होती है। यहां मैं a वर्ग ऋण b वर्ग नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? यहां पर वो सवाल में ही है। सवाल में ही यदि a वर्ग और b वर्ग आ रहा है तो आप सूत्र किसमें लिखिए? x और y में लिखिए। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो कितनी बार, 100 बार बता चुके हैं हम इसको, सर्व समीकरण को 100 बार लिख चुका हूंगा मैं कम से कम। तो वही सर्व समीकरण लगा के ये प्रश्न हल करना है, इसलिए 1 ही नंबर का है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है देखिए। 25 किसका वर्ग है? 5 का। 5 का वर्ग a का वर्ग ऋण 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग b का वर्ग। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा? 5a पूरे का वर्ग। देखिए कोष्टक लगा दूंगा तो क्या हो गया? 5 का भी वर्ग हो जाएगा, a का भी वर्ग हो जाएगा। यही कोष्टक का मतलब होता है, यानी कि ये वर्ग जो होगा दोनों में बटेगा। तो ऐसे लिखना पड़ता है, ऋण 3b पूरे का। आगे बात समझ में। अब मैं इस सर्व समीकरण को लगा दूं। सर्व समीकरण x वर्ग ऋण y वर्ग। देखो जब तक पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा होगा ना, तब तक हम नहीं लिख सकते हैं। कई बच्चे मैंने देखा हूं, कई बार पिछली बार से मैं यहां पर से इसके गुणनखंड लिखना है तो क्या लिख देते हैं पता? क्योंकि अभ्यास नहीं करते हो। अभी मैं जो बता रहा हूं इसको घर में नहीं सीखेंगे हो। जब ये सवाल आएगा ना परीक्षाओं में तो क्या लिख देगा? 25a धन 9b गुणा 25a ऋण 9b। उसको थोड़ा पता होता है कि सर्व समीकरण लगती है यहां पर, तो ऐसे लिख देता है इस सवाल को, यह गुणनखंड निकाल देता। क्या उसने सही किया? इसको तो वर्ग के रूप में लिखा ही नहीं ना उसने, तो याद रखना इस बात को, यह बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम इसको भी वर्ग के रूप में लिखेंगे। 25 किसका वर्ग है? 5 का। इस बात को ध्यान रखना है। तो 5 का वर्ग लिखेंगे 25 को, और 9 को 3 का वर्ग लिखेंगे। फिर ऐसे लिखा जाएगा 5a पूरे का वर्ग ऋण 3b पूरे का वर्ग। ध्यान से समझ लो क्योंकि अवश्य पूछा जाना है। तब इससे गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 5a धन 3b गुणा 5a ऋण 3b। इसी को गुणनखंड कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो 1 नंबर आपको मिलेगा। 1-1 नंबर कमाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब b वाला भाग है देखिए, 12x वर्ग ऋण 7x धन 1। तो ये करी हो गया क्या है? आजी के कौन वाल जाओ कि क्रीम पाउडर लगन वाल जाओ, लिपस्टिक लगन काजल लगन वाले, बहुत चीज कनपन वाले। तो कुछ नहीं करना, यही है उत्तर। यही गुणा के रूप में आ गए ना तो गुणनखंड है। आश्चर्य हो रहा है उसको, अच्छा हो गया इतनी जल्दी होते हैं सवाल। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों,
क्योंकि जो इसको सीख जाएगा ना, कक्षा 10 में एक चैप्टर पूरा सीख गया वो, समझ लो 2 चैप्टर है कक्षा 10 में, द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है। तो वहां पर ना इसके गुणनखंड निकालने होते हैं, ऐसे ही गुणनखंड निकालने हैं वहां पर, तो इसलिए सीख लो इसको। तो कभी भी यदि 3 पद हैं इसमें, देखिए ये तो 2 वाला था, देखो कभी भी यदि 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं और एक ही चर है, देखो ये x वर्ग है, यहाँ x है, देखो ये अचर पद है, इसको अचर पद बोलते हैं, इसको x वाला पद बोलते हैं, इसको x स्क्वायर वाला पद बोलते हैं। इनके गुणांक भी पूछे जाते हैं। कई बार ये सवाल पूछा जाएगा x का गुणांक बताओ, तो क्या ऋण 7, x वर्ग का गुणांक बताओ 12, इस बहुपद की घात बताओ 2। ठीक है बात। तो एक एक नंबर के देखो, अभी मैंने 3 सवाल आपको करा दिए, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आप। अब ये है गुणनखंड बताओ, इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो बच्चों कैसे करते हैं देख लो इस चीज को, इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कभी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालने हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे मेरा द्विघात बहुपद ना बच्चों इस रूप की होती है, ax वर्ग धन bx धन c, इस रूप का। यहां पर देखो इस रूप का है, यहां पर a की जगह पर क्या है 12 है, b की जगह पर क्या है ऋण 7 है, और c की जगह पर क्या है 1 है, बाकी यही है। समझ में आ रही बात। तो ए बी सी क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, अचर हैं। समझ में आ रही बात। चर क्या है x है। तो जब भी इसके गुणनखंड निकालने होते हैं तो जो पहला वाला जो अचर होता है x वर्ग का जो गुणांक होता है, x वर्ग का गुणांक क्या है a और अचर पद क्या है c, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, समझ लो। इसका मतलब मुझे क्या करना है बच्चों, 12 को 1 से गुणा कर देना। समझ में आ रही बात। देख लो, याद रख लो, ये गुणा करना होता है, ये तरीका समझ। एक्स वर्ग का गुणांक को और अचर पद को गुणा करना होता है। तो कितना आ जाएगा, बारे कम 12। ठीक है, यानी कि मैंने ए और सी को गुणा किया, कोई नंबर आ गया, माना पी आ गया, माना यहां पर तो 1 से ही गुणा करना था तो इसलिए 12 आया। यदि 2 से गुणा करना होता तो 24 आता, तब 12 नहीं आता, यानी कि एक नई संख्या मिलेगी आपको। तो वो नई संख्या को मैंने क्या बोल दिया, पी बोल दिया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब इस 12 के ऐसे 2 टुकड़े बनाते हैं। 2 टुकड़े का मतलब 2 गुणनखंड। गणित में टुकड़े का मतलब गुणनखंड होता है, या टुकड़ा है कि जो तुम्हारा फाड़े पे जो टुकड़ बोना, मैं समझा। तो यहाँ कुछ और तरीके से बनाना पड़ता है, जैसे उसी कानून जब तुम सब कर लेना, वेद फाड़ पे जो टुकड़ बोन जब तुम सब बढ़ा लेना। लेकिन यहाँ पर टुकड़े का मतलब गुणनखंड निकालने हैं 12 के, और 12 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने पर बच्चों इतना आता हो, याद रख लो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सारे के सारे गुणनखंड निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों, 12 लिख देते हैं ऐसे। देख लो, गुणनखंड निकालने का तरीका ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले 12 में किसका भाग देते हैं, 1 का। ठीक है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। 1 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 12 बार ही जाएगा। कोई 1 बार बोल रहा है। 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा, इसलिए 1 गुणा 12, पहला टुकड़ा यह हो गया। समझ में आ रही बात, पहला गुणनखंड, टुकड़े का मतलब गुणनखंड। अब दूसरा देखिए, अब 12 में किसका भाग चला जाता है, अगला 2 का भी जाता है, तो अगला क्या हो जाएगा, 2 गुणा, दूसरा ये हो गया। तीसरा 3 गुणा 4, 3 चको 12। अगला 4 गुणा 3। देखो अब ये उल्टा आने लग गया, देखो। तो इसके बाद अब करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि अब उल्टे आएंगे। अब 4 गुणा 3 आया, तो इसके बाद क्या आएगा, 6 गुणा 2 आएगा। 5 गुणा थोड़ी आएगा, 5 का भाग तो जाता नहीं, तो 6 गुणा 2। चलो मैं अभी पूरा ही लिख लेता हूं, फिर क्या आ जाएगा, 12 गुणा 1। देखो ये 3, ये 3, ये तीनों एक ही है, सिर्फ इसमें आगे पीछे हो रहा है।
समझ में आ रही बात? तो असली मेन ये है, जहां से रिपीटेशन होनी शुरू हो जाती है ना, तो वहां पर रुक जाना है आपको, नीचे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। होने को तो ये है सारे। अब इन तीनों में से ही कोई है, याद रख लो, इन तीनों में से ही कोई है जिसको मुझे लिखना है। बड़ी मजेदार चीज है। ये तीन जो गुणनखंड हैं, इन तीन गुणनखंडों में से ही एक है। ठीक है, अब क्या है देखो, आना क्या है मेरा उत्तर 7। एक बार आप ना ऋण चिन्ह को भूल जाओ। ठीक है, किसको जोड़ने पर या घटाने पर 7 आएगा? देखो इनमें, इन तीनों में से बताओ। 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आएगा। यहां तो आएगा नहीं, इसको जोड़ोगे तो 8 आएगा, घटाओगे तो 4 आएगा, जोड़ोगे तो 13 आएगा, घटाओगे तो 11 आएगा। तो 7 कहां पर आ रहा है? इस वाले केस में आ रहा है। बस यही उत्तर है फिर हमारा। पकड़ लो, इसी को पकड़ लेना है, बाकी सब छोड़ देने, बाकी सब छोड़ देने, इसी को पकड़ लेना है। तो 12 के गुणनखंड क्या है बच्चों? 3 गुणा 4 हैं। लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? 7 थोड़ी चाहिए, ऋण 7 चाहिए। फिर दिमाग लगाना पड़ता है। देखो पूरा दिमाग का ही खेल होता है गणित। तो ऋण 7 कैसे आएगा मेरा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यदि मुझे ऋण 7 चाहिए तो इस पर भी ऋण का चिन्ह लगा दूंगा, इस पर भी ऋण का चिन्ह लगा दूंगा। देख लो अभी, और ऋण का चिन्ह जैसे ही लगाऊंगा तो अब इसको ऐसे नहीं, खुला नहीं छोड़ना। अब क्या करूंगा? कोष्टक में लिखूंगा ऐसे। देखो गुणा करो, ऋण गुणा ऋण धन, इतना आना चाहिए। ऋण गुणा ऋण धन, धन आ गया ना, इसका चिन्ह धन है। ये दोनों बराबर आना चाहिए। एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होने चाहिए, बार ही होना चाहिए भी। ये ऋण बार नहीं होना चाहिए, बार ऋण बार के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बार धन बार के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब इनको गुणा करके भी धन बार आना चाहिए। तो ऋण गुणा ऋण क्या हो गया? धन। इन चको आगे बात समझ में। यानी कि आपको पी के 2 टुकड़े ऐसे बनाने हैं, क्यू और आर। पी के 2 टुकड़े बनाए, क्यू और आर। देखो ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, कि हम इन दोनों को जोड़ें, ऋण 3 धन ऋण 4। देखो ये जोड़ना है इनको, तो बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? ऋण 7 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं, देखो ना, ऋण 3 धन गुणा ऋण क्या हुआ? ऋण ही हो गया। धन गुणा ऋण ऋण ही हो गया 4। ऐसे समझ लो। तो ऋण समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 4 और 3 जोड़ा 7, चिन्ह किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या का। बड़ा 4 है तो 4 का चिन्ह, ऋण है तो इसमें ऋण का चिन्ह लगेगा। कोई दिक्कत है? बराबर ऋण 7, ऐसे लिख सकते। अब बस इसके पीछे क्या लगा देना है बच्चों? ये ऋण 7 के पीछे क्या है? ऋण 7 के पीछे क्या लगा हुआ है? x। तो इनके पीछे भी x लगा देना है। ऋण 3x ऋण 4x बराबर ऋण 7। बस हो गया काम। मतलब मेरे को ऋण 7x को ऐसे लिखना है, समझ लो ये बात। ऋण 7x को कैसे लिखना है बच्चों? ऋण 3x ऋण 4x लिखना है। ठीक है, इसलिए अब मैं यहां से पूरा दोबारा लिखूंगा। 12x वर्ग ऋण 7x धन 1 बराबर 12x वर्ग। 12x वर्ग को ऐसे लिखूंगा, ऋण 7x को अब मैं ऐसे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ऋण 3x ऋण 4x धन 1। आगे बात समझ में, धन 1 भी है ना। ये इतना कहानी करनी पड़ती है, इसीलिए पूरा चैप्टर है कक्षा 10 में। 2 चैप्टर बनते हैं इससे। है कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाली बात है, स्टेप नोट करने वाली बात है।
यानी कि क्या किया मैंने, Q और R, P के दो गुणनखंड Q और R आए, ठीक है, और Q और R को जोड़ने पर कितना आना चाहिए बच्चों, B के बराबर आना चाहिए। यह है समझ, Q और R का योग किसके बराबर होना चाहिए, B के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यह तो मैंने इसका क्या बताया, वैसा मीनिंग बताया आपको, इसको भी नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये मैंने सवाल को कर रहा हूं साथ ही साथ में। तो मैंने 3 पद थे, 3 पद के कितने पद हो गए, अब देखो अब कितने पद हो गए, हाँ 7, हाँ 7 पद हैं, 1 2 3 4 पद हो गए, पद देखो ना होना तो मनो 4 पद हुए ना। पहला पद ये हुआ, पद किससे अलग होते हैं, धन या ऋण चिन्ह से अलग होते हैं पद। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद हो गए, पहले 3 ही थे, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 पद से 4 पद बनाते हैं। जब 4 पद बनेंगे तभी मैं गुणनखंड निकाल सकता हूं, याद रख लो इस बात को। या तो 2 के निकाल सकता हूं सीधे, देखो ऐसे कुछ चीजें, या कॉमन लेकर के, जैसे भी है, एक तरीका है, एक कॉमन लेकर निकालते हैं, या फिर 4 के निकाल सकता हूं। तो 3 का डायरेक्ट निकालने का कोई मेथड नहीं है। तो देखिए अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, अब दो के जोड़े बनाते हैं बच्चों, ऐसे है 12x वर्ग ऋण 3x। देखो मैं जोड़े कैसे बना रहा हूं देख लो। तो पहला जोड़ा इसका बनाए थे, इन दोनों का, ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में। अब यहां देखिए, यहां मैं यदि इसको ऐसे ही लिख देता हूं ऋण 4x धन 1, इसका जोड़ा अलग से बनेगा, समझ में आ रही बात। अब यहां पर देखिए, ये जो दूसरा वाला पद है बच्चों, इसका चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक। यहां दूसरे वाले पद का चिन्ह क्या है, धनात्मक। तो यहां पर फिर दिमाग लगाना पड़ता है, मुझे जो दूसरा वाला पद होता है ना, उसका चिन्ह सेम इसी के चिन्ह का बनाना होता है, यानी कि इसको मुझे ऋण का बनाना है, समझ रहे हो बात। और ऐसा मैं कर सकता हूं, इसको मैं ऋण का बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं देख लो, वही सीखना है। क्या हो जाएगा, 12x वर्ग ऋण 3x। अब इसमें क्या कर दूंगा, यदि ऋण चिन्ह को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, ऋण 1, वैसे क्या चीज कॉमन है दोनों में, क्या चीज कॉमन है, चलो मैं इधर पूरा कॉमन ही ले लेता हूं, ठीक है, ये स्टेप खाली क्यों बर्बाद करूं, ठीक। तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 3, एक तो 3 कॉमन है इसमें, देख लो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, कॉमन का मतलब सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में है। 12x वर्ग है ना, यदि मैं इसके गुणनखंड निकालूंगा तो बच्चों क्या आएगा, देखिए 3 गुणा 4 गुणा x गुणा x, आएगा नहीं आएगा, 3 चौको 12 हुआ ना। और यदि इसके गुणनखंड निकालूं 3x के, तो 3 गुणा x। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, एक तो 3 है, x भी है, देख लो दोनों कॉमन है। तो 3x बाहर कॉमन ले लेंगे। अब जो चीज बाहर कॉमन लेते हैं ना, उससे अंदर भाग देते हैं, ये बात समझ लो। कॉमन लेने का मतलब यह है कि जैसे मैंने ये चीज 3x कॉमन ले लिया, तो 3x का भाग दूंगा मैं 12x वर्ग में, देख लो है 12x वर्ग बट्टे 3x, भाग देने का मतलब बट्टे करना, तो 3 चको 12, तो यहां पर 4 आ गया। और इसमें कैसे भाग देते हैं, घातांक के नियम से देते हैं। चरों में भाग कैसे देते हैं, घातांक का नियम लगाते हैं, क्योंकि आधार समान है। तो आधार समान होने पर भाग देने में घातों को घटा देते हैं, कोई जोड़ देते हैं भी बोल रहा है। देखो ऐसे दिक्कत है यहाँ पर, अभी तक घातांक के नियम तक याद नहीं है, ये सवाल कठिन नहीं लगेगा। तो 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 4x की घात 1 बराबर, इसको क्या बोलेंगे 4x, तो ये 4x आ जाए। आगे बात समझ में, ऐसे भाग देना। ऋण
3x का भाग 3x में कितनी बार जाएगा? कौन बोला? कौन बोला हो? 0 बार किसने बोला? 3x का भाग 3x में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 1 बार या 0 बार जाता है। 5 का भाग 5 में, 8 का भाग 8 में, 100 का भाग 100 में, 5000 का भाग 5000 में, x का भाग x में, 3x का भाग 3x में 1 बार। तो ये आ गया गुणनखंड। देखो ऐसे कॉमन लेते हैं, ये चीज सीखनी है आपको भाई। इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लगना पड़ेगा। लगन निशान है मुझे, हम पहले मान लेंगे ये चीज कठिन होगा क्यों? और जो पहले ही मान लेगा तो क्यों लगेगा ना। फिर मैं भी ऐसी मान लेता तो मैं भी कैसे क्यों लगता बताओ। अब इसमें क्या चीज कॉमन करना है? देखो बच्चों, दूसरा वाला जो पद है वो ऋण का, मैंने अभी बताया। तो यहां भी मुझे दूसरा वाला पद ऋण का करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मुझे चिन्ह बदलने वाला, अंदर के चिन्ह बदलने। तो अंदर का चिन्ह कब बदलने का तरीका क्या होता है ये भी बता रहा हूं, सुन लो कान से, फिर दोबारा वीडियो देख लेना आप, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंदर का चिन्ह बदलने का तरीका क्या है बच्चों, कि हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं बाहर, यह तरीका होता है। देख लो अभी चिन्ह बदल जाएंगे अंदर। और क्या चीज कॉमन है इन दोनों में? देखो जरा, कोई चीज कॉमन है इन दोनों पदों में? क्या चीज कॉमन है? कौन सी संख्या कॉमन है? कोई संख्या कॉमन है? नहीं है, दिख नहीं रही ना कोई संख्या कॉमन। तो जब कोई भी चीज संख्या कॉमन नहीं होगी तो तब भी एक संख्या कॉमन होती है। क्या होती है? एक कॉमन होता है। एक लिख सकता हूं मैं, यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखना है, एक लिखूंगा मैं। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी तो एक लिखूंगा, एक कॉमन होगा तब, ठीक है। और अंदर के चिन्ह बाकी संख्या ही रहेगी, क्यों कॉमन तो कुछ था नहीं। लेकिन इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों? अब 4x धन का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। मेरी बात आगे समझ में? ऐसा कैसे हुआ? अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हुआ होगा। देखो अब तुम अंदर गुणा करो, चलो इतना ही आता है नहीं आता, देखो चेक करो ना, चेक करो तब पता लग जाएगा कि इतना सही हो रहा है गलत हो रहा है। देखो ये ऋण 1 को 4x से गुणा करेंगे तो ऋण गुणा धन ऋण, देखो ऋण है। 1 को 4 से गुणा करेंगे, 1 चको 4x का x, ठीक बात सही है ना? गलत है, पहले पद में कोई गलती नहीं है। अब दूसरे पद को गुणा करो, ऋण गुणा ऋण धन, देखो धन है ना ऊपर, क्योंकि इसी को तो लिखा है मैंने ऐसे, इसी चीज को मैंने यहां लिखा है ना। तो मतलब ये और ये सेम ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो यदि मैं ऋण 1 को इससे गुणा करूं तो ऋण गुणा ऋण धन, देखो धन का चिन्ह है नहीं और एक कम धन, तो यही चीज है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो यदि सिर्फ मुझे क्या करना था, अंदर के चिन्ह बदलने थे, क्योंकि मुझे ये देखो ये चीज सेम आ जाती है यहाँ पर। देखो ऐसा जादू होता है, ये जादू है असली। देख लो हर सवाल में ये जादू होगा। जो भी गुणनखंड आपका इधर आएगा वही गुणनखंड ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा, यही है जादू। कोई भी सवाल करके देखना आप, समझ रहे हो? 4x से ऋण 1 यहां है ना, मुझे पता तो नहीं था क्या आएगा, और 4x से ऋण 1 यहां भी आ गया। देख लो हर सवाल में ऐसा ही होता है, यदि आपने सही तरीके से किया है। यदि तरीका आपका बिल्कुल सही है तभी होगा ऐसा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं गलत कर दिया है। समझ रहे हो बात? तो अब कितने पद हो गए बच्चों, बताओ अब इसमें कितने पद हैं? पद कितने हैं पूछ रहा हूं मैं। अब टर्म कितने टर्म है इसमें? जो मेरा लास्ट में आया है इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं इसमें बताइए? 4 है? हाँ कितने हैं भाई? अब इसमें 2 ही पद हैं, याद रख लो। अब इसमें 2 पद हैं, क्योंकि पद अलग किससे होते हैं? ऋण और धन चिन्ह से होते हैं, ये मैंने आपको बताया।
तो ये तो पूरा आप बोलोगे ये अलग है, ये नहीं है अलग, देख लो ये कोष्टक में पूरा एक पद कहलाता है, कोष्टक लगा है ना, और ये इसके साथ गुणा हो रखा है, तो पूरा एक ही पद तो हुआ है, गुणा है बीच में, तो ये पूरा एक पद कहलाएगा और ये वाला पूरा एक पद कहलाएगा, बीच में ऋण का चिन्ह है ना, देखो अब ये 2 पद में बदल गया। देख लो हम कर क्या रहे हैं, देख लो कहानी क्या है। सबसे पहले 3 पद थे, 3 को हमने 4 में बदला, फिर 4 को 2 में बदला, अब 2 को 1 में बदलेंगे, वही गुणनखंड होगा, अंत में एक पद रह जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? अब वो कैसे रहेगा देखो, अब इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है, ये 4x ऋण 1 कॉमन है, क्योंकि यहां भी है यहां भी है, तो 4x ऋण 1 को मैं क्या कर दूंगा, बाहर ले लूंगा। जिस चीज को मैं बाहर लेता हूं, कॉमन लेता हूं, उससे क्या करता हूं मैं, अंदर भाग देता हूं। ठीक है, इस बात को समझ लो, यानी कि इसका भाग इसमें दूंगा तो बट्टे करूंगा ना, तो 4x ऋण 1 से 4x ऋण 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x तो बचेगा। फिर ऋण 4x ऋण 1 का भाग 4x ऋण 1 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहां पर पहले से 1 है तो 1 के कम 1, ये आपका गुणनखंड है। देखो अभी एक ही पद है, क्योंकि ये एक पद है, ये एक पद है, और वो आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, जोड़ घटाना तो है नहीं बीच में। ठीक है, तो गुणा के कारण पद अलग अलग नहीं होते, तो अंत में जो एक पद में जो उत्तर आता है ना, उसी को गुणनखंड बोलते हैं। देख लो एक पद है, पूरा एक पद है, तो गुणनखंड का मतलब आपको पूरा एक पद के रूप में लिखना है उसको। देखो अब यदि आप इनको गुणा करोगे ना तो इतना ही आएगा, फिर अभी मैं बता रहा हूं, गुणा करके देखना, जरा जांच करके देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। यदि आप 4x ऋण 1 और 3x ऋण 1 को गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, उत्तर 12x वर्ग ऋण 7x धन 1 मिलेगा। देखो ये पूरी कहानी बता दी मैंने आपको, हर सवाल ऐसे ही होता है, हर सवाल ऐसे ही होता है, जो एक सवाल बनाना सीख गया उसको सारा आ जाएगा। बस एक एक स्टेप पर आपको प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है, देखो